हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फार्मेसी वाला भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली एग्जाम्स में चाहे सेंटर की हो या स्टेट की हो, ईएसआईसी, रेलवे, सीजीएचएस, डीएसएसबी और साथ ही साथ जीपैट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से बिलोंग करता है। और आज हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे ड्रग्स के जो शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो शेड्यूल्स के बारे में वैसे तो मतलब हमें कोई वैसे अलग से वैसे नहीं पढ़ना, क्योंकि शेड्यूल्स का कोई अलग से क्रमांक याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि और सारे के सारे जो शेड्यूल है वो अल्फ़ाबेट से आते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो आइए हम देखते हैं जो शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम देखेंगे कि शेड्यूल्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो। और शेड्यूल्स में ऐसे ही पूछेगा कि या तो वो दे देगा किसी ड्रग का नाम देगा और ड्रग के नाम के देने के बाद में पूछेगा कि भाई ये कौन से शेड्यूल के अंदर ड्रग आती है, या फिर दूसरे तरीके से पूछेगा कि इस शेड्यूल में जैसे कोई भी शेड्यूल दे दिए, जैसे हमारे शेड्यूल्स हैं के है, एम है, M2 है, एल है, जी है, एच है। तो हमें शेड्यूल दे देगा और पूछेगा कि इस शेड्यूल के अंदर आने वाली ड्रग्स किस तरह की होंगी, कैसी होंगी, या फिर उनके एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स के बारे में हम सबसे पहले ये देखें कि हम पहले लिख लेते हैं शेड्यूल्स कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं। तो शेड्यूल्स ए से ही शुरू हैं। तो शेड्यूल आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स, और शेड्यूल्स में शुरू करते हैं। तो शेड्यूल्स में ए, बी, सी, ओके, ए, बी, सी। सी के बाद में एक आता है C1। कौन सा आता है? C1 आता है। C1 के बाद में अगला आएगा D। कौन सा आएगा? D शेड्यूल आता है। D के बाद में E एक शेड्यूल था जो पहले तो था लेकिन वर्तमान में यह ओमिट हो चुका है, बंद हो चुका है, और उसकी जगह एक नया शेड्यूल लाया गया। वो लाया गया, कौन सा लाया गया? वो लाया गया E1। कौन सा शेड्यूल लाया गया? E1 लाया गया। E1 के बाद में हम देखेंगे जो शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आता है F में दो तरीके से, F1, F2 वाला शेड्यूल जो था। F में भी हमें याद रखना है कि शेड्यूल दो तरीके से आते हैं। एक तो F1, F2 वाले जो कोष्ठक वाले 1 और 2 आते हैं। एक में तो आएगा 1, 2, 3, और एक में आता है 1 और 2। जो कोष्ठक वाला 1 जो होता है वो हमें याद रखना है कि वो हमेशा ब्लड बैंक के लिए रहता है। तो अगर बात करें शेड्यूल F की, बात करें शेड्यूल F की, तो F में अगर ऐसा आए जैसे F1 और F2, अगर ऐसा शेड्यूल आए, अगर F1 ऐसा लिखा है तो उसका अलग मतलब होता है। और अगर शेड्यूल आए शेड्यूल F1, अगर 1 ऐसे लिखा है या F1 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब कुछ दूसरा होता है, वो हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे शेड्यूल F2, शेड्यूल F2 और शेड्यूल F3, शेड्यूल F3। और इसके बाद में फाइनली हमारे जो F का जो रहेगा, F का रहेगा FF। अब हम देखते हैं कि भाई अभी हम इतने शेड्यूल देखेंगे कि A से F तक कौन कौन से हैं, कि A में क्या आता है, B में क्या आता है, C में क्या आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि शेड्यूल C के अंदर किस तरह की ड्रग्स आएंगी, शेड्यूल M क्या कहता है, शेड्यूल G में क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल A। शेड्यूल A की बात करते हैं तो हमें A से ही याद रखना है। A का मतलब होता है एप्लीकेशन। A से क्या याद रखना है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का जैसे नाम आया तो कई बार मन में क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन
अब शेड्यूल ए वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन ए में आता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का मतलब है इसमें जो भी हम फार्मा में इस जूरिस्प्रूडेंस में आगे पढ़ेंगे, फार्मा के लिए जो भी कोई भी नया काम करते हैं उसके लिए कुछ फॉर्म नंबर्स होते हैं, कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिलअप करने पड़ते हैं, तो इसमें आते हैं एप्लीकेशंस। यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्म नंबर्स हैं वो हम किस में यूज करते हैं, एप्लीकेशंस में, तो शेड्यूल ए में यूज करते हैं। और इसके बाद में शेड्यूल बी आता है, बी से हमें याद रखना है बी फॉर बटवा, बी से क्या याद रखना है, बी से हमें याद रखना है बी फॉर बटवा, पॉकेट, हमें बटवा याद रखना है बी फॉर बटवा। तो बटवे का मतलब होता है कि रेट ऑफ फीस, बटवे में क्या रखते हैं हम, पैसे रखते हैं, तो इसका मतलब है बी का मतलब पैसे से मतलब है, पैसे और रुपए पैसे से मतलब है, तो बी में क्या आ जाएगी, रेट ऑफ फीस, बी। अब बात करें बी की, तो बी में आएगी रेट ऑफ फीस। ओके, जैसे जो भी एनालिटिक्स, जो भी हम किसी चीज का टेस्ट करवाते हैं एनालिसिस के थ्रू, उसके लिए जो एक फिक्स फीस निर्धारित की गई है, तो वो हर टेस्ट के लिए अलग अलग फीस है, तो उसके लिए हम देखते हैं तो इसमें कौन सी आती है, रेट ऑफ फीस। अब बात करें शेड्यूल सी की, तो शेड्यूल सी में आती है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। हमें क्या देखना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसमें कौन से आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ओके, और C1 की बात करें तो C1 में आते हैं अदर स्पेशियल, अदर स्पेशियल प्रोडक्ट। ओके, अदर स्पेशियल प्रोडक्ट। अब बात करें हम थोड़े बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में होता है कि जैसे इसमें हम मोस्टली एंटीबायोटिक जो होती हैं, तो एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। तो अगर बात करें एंटीबायोटिक, इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, और हम देखें कि जो सीरा और वैक्सीन्स, सीरा वैक्सीन्स, सीरा और वैक्सीन्स, डायरेक्ट अगर इनसे क्वेश्चन पूछे तो हम क्या लगाएंगे, शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में क्या आते हैं, वैसे तो आती हैं क्या, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और अगर हम वैसे देखें तो इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक या सीरा और वैक्सीन्स आती हैं। और बात करें C1 की, C1 में क्या होता है, अदर स्पेशियल प्रोडक्ट, अदर स्पेशियल प्रोडक्ट, इसमें भी एंटीबायोटिक आती हैं, लेकिन वो कौन सी आती हैं, वो आती हैं जो ओरल एंटीबायोटिक है, जिनको हम ओरल रूट से लेंगे। अगर हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो सी में आएगा, और अगर नॉन इंजेक्टेबल है यानी कि जो हमें ओरली लेनी है तो वो शेड्यूल C1 में आएंगी। तो इसमें कौन सी आएंगी, ओरल एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक आएंगी, ओरल एंटीबायोटिक्स। और अगर एक दो एग्जांपल इसमें लें तो इसमें आता है, इसमें आता है फिश ऑयल, जो शार्क लीवर और कॉड लीवर ऑयल जो चलते हैं वो आता है, जिसे विटामिन ए और डी की फॉर्म में आते हैं, तो वो भी किसी में आते हैं, शेड्यूल C1 में। और बात करें हम, तो ये था हमारा शेड्यूल C1। शेड्यूल C1 के बाद में हम देखेंगे जो अगला शेड्यूल जो है वो है डी। तो डी में, डी से हमें याद रखना है ड्रग इंस्पेक्टर, DI और डी से पोस्ट फार्मा में निकलती हैं, तो हमें डी से क्या रखना है, डी से याद रखना है DI। तो I फॉर हमें याद रखना है एग्जाम, मतलब I फॉर इंपोर्ट, I फॉर इंपोर्ट, DI से क्या याद रखना है, जैसे डी से I। हमें तो अब इसमें आता है कि सर्टेन एग्जेम्पशंस, सर्टेन एग्जेम्पशंस विच आर प्रोवाइड टू इंपोर्ट, जो भी हम इंपोर्ट जैसे बाहर से ड्रग्स मंगवाते हैं, फॉरेन कंट्री से ड्रग्स मंगवाते हैं, तो उसके अंदर जो भी एग्जेम्पशंस वगैरह जो भी छूट मिलती है वो सब किस में आती है, शेड्यूल डी में आती है। ओके, शेड्यूल डी। तो शेड्यूल डी में क्या आती है, इंपोर्ट, इंपोर्ट याद रखना है हमें, तो इंपोर्ट वर्ड देखना है,
आगे की लैंग्वेज पूरी बनी हुई आएगी, तो हमें उस ज्यादा लैंग्वेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल इतना ही देखना है कि जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा, जैसे ऑप्शन आएगा कि शेड्यूल डी इज इंक्लूडेड, शेड्यूल डी इज इंक्लूडेड, तो हमें क्या याद रखना है, शेड्यूल डी से ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि हमें तो ऑप्शन में इंपोर्ट ढूंढना है। तो उसमें जैसे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि सर्टेन एग्जम्पशंस फॉर इंपोर्ट, तो वो हो जाएगा डी। अब बात करें ई, तो ई की बात करें तो ई पहले था, ई तो बाद में चलकर वो ओमिट हो गया और उसके जगह एक दूसरा शेड्यूल बनकर तैयार हुआ। 1988 की बात है, तो वो कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, E1, और E1 में कौन सा आता है, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स। तो इसमें ई से क्या याद रखना है, पॉइजिनस, या हमें डायरेक्ट ई से पॉइजन ही याद रखना है, पॉइजन ही लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, पॉइजन। तो शेड्यूल खतरनाक कौन सा है, E1, क्योंकि इसमें कौन से आते हैं, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, या मैंने उसको डिनोट किया है केवल पॉइजन से, क्योंकि अगर शेड्यूल E1 का नाम आए अपने सामने डायरेक्ट ही पॉइजन वर्ड मिला तो अपन सीधा उस चीज को टिक कर सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से भी ये बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं हम F1, जो हमने देखा था कोष्टक वाले जो F1 और 2 हैं, कोष्टक वाले F1 और F2 हैं, इन दोनों में क्या है, दोनों की दोनों ब्लड बैंक के लिए जो भी प्रोसीजर वगैरह होती है, अगर किसी बंदे को ब्लड बैंक खोलनी है, हेमेटोलॉजी का काम करना है, ब्लड बैंक खोलनी है, तो उसके लिए जो भी उसका प्रोसीजर रहेगा, तो वो कौन से शेड्यूल में मिलेगा हमें, वो मिलेगा F1 और F2। इसके लिए अलग से शेड्यूल कौन सा है, F1 और F2, ये होता है फॉर ब्लड बैंक। अब हम देखें, हमारा A से F तक हो गया। अब F में भी जो एक अगला वाला जो F आता है, उसमें क्या आता है, F1 F2, जैसे शेड्यूल F, शेड्यूल F, और F में F1 में क्या आता है, इसमें भी 3 तरीके से डिवाइड है। जैसे 1 का पोर्शन होता है 1, जैसे F1 2 और F3 याद रखना है। अगर ऐसा कोष्टक वाला 1 आए तो हमें क्या याद रखना है कि ब्लड बैंक के लिए, अगर बिल्कुल वैसा गणित वाले समय 1 लिखते हैं तो हमें याद रखना है शेड्यूल F1 है। और अगर F1 में भी 3 तरीके से F1 2 3, तो उसमें हमें अगर किसी ऐसा अगर F दिखाई दे तो हमें क्या याद रखना है कि जो F1 का पार्ट था वो है। तो अब हम इसमें देखते हैं, जो F1 है, F1 का जो 1 पार्ट है, इसमें आता है स्टैंडर्ड, क्या वर्ड याद रखना है हमें, स्टैंडर्ड्स फॉर वैक्सीन्स। ओके, हमने एक तो वैक्सीन पढ़ी थी शेड्यूल सी में, और एक जो वैक्सीन होती है वो किसी में आती हैं, F1 में। लेकिन याद रखना है यहाँ क्या आता है, उनके स्टैंडर्ड्स, यानी जो हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वो आता है, उसके पैरामीटर आते हैं। और F2 की बात करें तो स्टैंडर्ड्स फॉर सीरा, ओके, सीरा। और F3 की बात करें तो स्टैंडर्ड्स फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट्स। फार्मा के अंदर बहुत सी चीजें के लिए हम डिटेक्ट करने के लिए बहुत से एजेंट्स यूज करते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री में हो, चाहे और भी दूसरे सब्जेक्ट में हो, वो सारे किस में आते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट्स होते हैं, किसी भी चीज को डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं। अगर कोई भी डायग्नोस्टिक एजेंट का हमें स्टैंडर्ड देखना हो तो वो F1 के पार्ट 3 में आएगा। अब बात करते हैं F2 की, किसकी बात करते हैं, F2 की, F2। ओके, अब F2 में क्या आता है, F2 में स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल। हमें तो क्या देखना है, सर्जिकल वर्ड ढूंढना है, सर्जिकल वर्ड ढूंढना है।
स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल। ओके, स्टैंडर्ड फॉर जो सर्जिकल, अब सर्जिकल का मतलब कॉटन वगैरह आएंगी तो वो शेड्यूल F2 में आएंगी, और जो F3 आता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स। जो अगला जो शेड्यूल आएगा वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स। क्या आएगा, अम्बिलिकल, ये वर्ड आएगा अम्बिलिकल टेप्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अम्बिलिकल टेप्स के लिए कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल F3। शेड्यूल F3 में क्या आता है, अम्बिलिकल टेप्स। अब बात करें शेड्यूल F2 की, तो F2 में आती हैं जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स। बात करें सर्जिकल ड्रेसिंग्स की, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स किस में आती है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आती हैं किसमें, F2 में। F2 में क्या आएगा, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल वर्ड तो हमें देखना ही है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स यानी जो हम पट्टी बंधवाते हैं, पट्टी होती है ना, जैसे एक तो होता है रुई और पट्टी, तो पट्टी को बोला जाता है ड्रेसिंग। अब बात करें हम सर्जिकल ड्रेसिंग की, तो सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग किस में आती है, F2 में। ओके, तो F2 में आएगा सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 में आएगी अम्बिलिकल टेप्स। तो अब तक हमने क्या देखा, शेड्यूल ए देखा, ए में देखा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में आता है यानी कि जो भी फॉर्म नंबर्स होते हैं वो। शेड्यूल बी में क्या हमने देखा, रेट ऑफ फीस, जो भी स्पेशल टेस्ट होते हैं किसी भी चीज के लिए फार्मा में, जैसे कोई भी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होते हैं उनके लिए जो फीस लगती है वो किस में आती है, शेड्यूल बी में। शेड्यूल सी में हमने देखा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक। ओके, तो वो हमने देखा शेड्यूल सी में। C1 में हमने देखा ओरल एंटीबायोटिक। डी में जो इंपोर्ट से रिलेटेड है, सर्टेन एग्जम्पशंस फॉर इंपोर्ट, यानी कि जो हम बाहर से ड्रग मंगवाते हैं तो उसके लिए क्या छूट है, उसकी बातें आती हैं। ई में आता है पॉइजन। F1 और F2 की बात करें तो F1 और F2 जो कोष्ठक वाले आते हैं उसमें तो होता है ब्लड बैंक के लिए, और F1 वैसे होता है, वो हमने क्या देखा था, स्टैंडर्ड्स फॉर F1। F1 के 3 पार्ट है, 1 2 3। तो 1 में वैक्सीन, सेकंड में सीरा, और जो थर्ड वाला है उसमें डायग्नोस्टिक एजेंट। उसके बाद में F2 जो रियल वाला F2 है उसमें आता है आपके सर्जिकल ड्रेसिंग, और F3 की बात करें उसमें आती है अम्बिलिकल टेप्स। अब हम इससे जो आगे के जो वो हैं शेड्यूल्स हैं वो हम देखेंगे। तो F के बाद में आता है G H। ओके, तो हमने F तक कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे शेड्यूल G से। ओके, तो कौन सा शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल G। G के बाद में H। तो H में भी पहले था H और H में आजकल एक नया शेड्यूल चल रहा है, वो होता है H1। कौन सा है, H1। फिर H के बाद में I ओमिट हो गया। I के बाद में हम देखते हैं GHIJ, फिर K, फिर L भी L। अब बात करें शेड्यूल M की, तो M में भी देखें तो इसमें M के बाद में M1, M2 और M3, फिर आता है शेड्यूल N। शेड्यूल N, अब हम देखें इनके बारे में, तो शेड्यूल G, तो हमें क्या देखना है, G में आता है अगर हमें कोई भी मेडिकल सुपरविजन का मतलब है कि कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जिनको डॉक्टर खुद सुपरवाइज करता है, जैसे ऑपरेशनल कंडीशंस आती है, ऑपरेशन चलते लंबे पूरे, तो उनको टाइम से टाइम सुपरवाइज करना पड़ता है। तो जो मेडिकल सुपरविजन्स हैं, सुपरविजन्स किस में आएगा, उसमें ये आएगा, किस में आएगा, शेड्यूल G में। किस में आएगा, G में, इसमें आएगा मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन याद रखना है,
सुपरविजन। और जो एच है, एच में, एच हमें कैसे याद रखना है, एच में जो भी ड्रग्स आती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन पर जो भी ड्रग्स दी जाती हैं वो सब शेड्यूल एच में आती हैं। तो हमें क्या याद रखना है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो प्रिस्क्रिप्शन वर्ड देखना है कि जो भी ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाती हैं तो वो किस में आती हैं, वो आती हैं शेड्यूल एच में। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल ऑफ आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है वो क्या रखता, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो ड्रग्स दी जाती हैं वो किस में आती हैं, शेड्यूल एच में दी जाती हैं। और शेड्यूल जी में मैंने क्या बताया, जिनमें मेडिकल सुपरविजन, हमें तो मेडिकल सुपरविजन याद रखना है। तो ड्रग्स विच आर गिविंग इन मेडिकल सुपरविजन, यानी कि ये वो ड्रग्स होती है जिनको डॉक्टर देता है और देने के बाद उसको सुपरवाइज करता है कि भाई इस ड्रग के स्पेशल क्या कुछ अलग से साइड इफेक्ट वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही तो डॉक्टर उस चीज को सुपरवाइज करता है। और एच में जो आती है, प्रिस्क्रिप्शन पर जो ड्रग्स दी जाती हैं वो एच में आती है। अब बात करते हैं हम H1 की, क्या देखते हैं हम H1 की। तो H1 क्या होता है, जब शेड्यूल एच का वोइलेशन हो रहा था, यानी कि एक टाइम ऐसा आया था जब शेड्यूल एच का उल्लंघन हो रहा था, मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको मतलब जैसे प्रिस्क्रिप्शन पर किसी डॉक्टर की जानकारी की वजह से उनको लिखवा लेते थे और फिर वो ड्रग खतरनाक होती थी, लेकिन जैसे डॉक्टर से जानकारी हो गई तो डॉक्टर उस चीज को लिख देगा तो हमें कोई भी दे देगा दवाई, तो दे देगा तो हम उस चीज का मतलब ओवर रूल करने लग गए, हम उस चीज का दुरुपयोग करने लग गए। ठीक है, इसमें कार्बापीनम जैसी ड्रग्स आती हैं, तो वो क्या होती हैं कि वो शेड्यूल एच में आती थी पहले, तो उनका मिसयूज होने लग गया, तो उसको रोकने के लिए एक नया शेड्यूल लाया गया, और वो शेड्यूल कौन सा था, शेड्यूल H1 लाया गया। ठीक है, शेड्यूल H1 में लिखा जाता है, इसमें आता है प्रिवेंट वोइलेशन ऑफ शेड्यूल एच। ओके, हमें तो क्या याद रखना है कि जो शेड्यूल एच का वोइलेशन हो रहा था, शेड्यूल एच को तोड़ा जा रहा था, अपने हिसाब से मरोड़ा जा रहा था, उस चीज को रोकने के लिए हम शेड्यूल H1 लाए। अब हम देखते हैं अगला जो शेड्यूल होता है वो कौन सा आता है, शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे से हमें क्या याद रखना है, जे फॉर जादू का मतलब होता है कि वे जो, यानी कि हम मानते हैं कि कुछ ऐसे डिजीज होती हैं जिनको जो लाइलाज बीमारी जिनको कहा जाता है, तो वो किस में आती हैं, शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे में हम देखते हैं जो मैजिकल रेमेडीज होती हैं, जिनको माना जाता है कि भाई इसको तो ऊपर वाले का प्रताप ही बचा सकता है। कुछ जो लाइलाज बीमारियां होती हैं जो जीवन भर चलती रहती हैं, वो ठीक जल्दी से ठीक नहीं होती, तो उनके बारे में बोला जाता है कि ये अगर ठीक हो गई तो वो जादू से ही ठीक होंगी। तो इसलिए जे फॉर जादू याद रखना है, जे फॉर। अब हम जैसे इंग्लिश वर्जन देखें तो मैजिकल रेमेडीज वर्ड दिखेगा अपन को तो पेपर में क्या दिखेगा, मैजिकल रेमेडीज। तो मैजिकल रेमेडीज किस शेड्यूल से रिलेटेड है, शेड्यूल जे से। अब बात करें शेड्यूल के की, तो के फॉर के बाद में एम, तो आप कोई भी आज कोमल मीना, कमलेश मीना, कमलकांत मीना, कोई भी आप याद रख लेना। तो शेड्यूल के से फॉर के एम, तो जिन ड्रग्स को हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, वे ड्रग्स जिनको हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, तो वो कौन सी उसमें आती हैं, शेड्यूल के में आती हैं। बात करें के बाद में के एल, तो एल ओमिट हो चुका था, एल बंद हो गया, उसकी जगह एक नया शेड्यूल लाया गया L1। तो L1 में क्या आती है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज। क्या आता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज, जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज। तो ये था हमारा शेड्यूल एल। इसके बाद में हम देखेंगे शेड्यूल एम।
जैसे यहां हमने देखा था GLP, GLP, ऐसे ही हम जो M में क्या देखेंगे, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज फॉर, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज हमें कितना याद रखना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज याद रखना है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। ओके, हमें क्या देखना है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज यानी कि GMP, GMP वर्ड याद रखना है हमें। तो अब बात करें M1 के लिए GMP, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, तो GMP। ओके, M2 में भी क्या देखना है, GMP, M3 में भी क्या देखना है, GMP। तो अब बात करें तो GMP 4, GMP 4 किसके लिए, होम्योपैथिक, होम्योपैथिक के लिए अगर देखेंगे GMP, होम्योपैथिक के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा M1। अब बात करें कॉस्मेटिक, अगर देखें कॉस्मेटिक के लिए अगर GMP की बात करें तो वो आएगी किसमें, वो आएगी M2 में। और मेडिकल डिवाइसेज, जो भी मेडिकल डिवाइसेज होती हैं, मेडिकल डिवाइसेज हमें तो वर्ड लिखा मिलेगा मेडिकल डिवाइसेज, मेडिकल डिवाइसेज के लिए अगर GMP की बात करें तो वो आएंगी M3 में। अब बात करें शेड्यूल N की, तो N होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी। अगर हम कोई फार्मेसी चलाना चाहते हैं या इन द सेंस मेडिकल स्टोर, चाहे वो रिटेल हो या होलसेल हो, तो उसके लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉर रनिंग फार्मेसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी। तो फार्मेसी का मतलब है या तो होलसेल हो या रिटेल हो, अगर तो उसके लिए कितनी हमें इस, तो शुरू की अगर हमें कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो सबसे पहले आता है स्पेस, कि भाई स्पेस के ऊपर तो बिल्डिंग बनेगी और बिल्डिंग में काम होगा, तो मिनिमम स्पेस, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी। तो उसके लिए अगर हम देखें कि होलसेल या रिटेल, होलसेल या रिटेल की बात करें तो वो होता है 10 मीटर स्क्वायर। कितना स्पेस होता है मिनिमम, 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। और बात करें होलसेल एंड रिटेल, जैसे होलसेल या रिटेल, या तो होलसेल चलेगा या रिटेल चलेगा, केवल एक ही चीज चलेगी, या तो होलसेल चला लो या रिटेल चला लो। तो कितना स्पेस चाहिए नॉर्मली, 10 मीटर स्क्वायर। और अगर हमें होलसेल भी चलाना है और रिटेल भी चलाना है, जैसे हम होलसेलिंग का काम भी करना चाहते हैं और रिटेल का काम भी करना चाहते हैं, तो हमें कितना स्पेस चाहिए, तो हमें चाहिए 15 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बात करें अगर फीट की बात करें तो 10 मीटर स्क्वायर चाहिए या 100 फीट, कितना चाहिए 100 फीट स्क्वायर। और अगर होलसेल एंड रिटेल की बात करें तो ये आता है 162 फीट स्क्वायर, कितना चाहिए 162 फीट स्क्वायर या 15 मीटर स्क्वायर। या तो 162 फीट स्क्वायर की बात करें तो रिटेल एंड होलसेल, और 15 मीटर स्क्वायर की बात करें तो भी रिटेल एंड होलसेल। अगर 10 मीटर स्क्वायर या
100 फीट स्क्वायर की बात करें तो या वर्ड आएगा क्या, या तो रिटेल या होलसेल। अगर वो एक ही बात करे कि या तो आपको रिटेल खोलना है या होलसेल खोलना है, तो कितना स्पेस है मिनिमम 10 मीटर स्क्वायर या 100 फीट स्क्वायर। ओके, अगर वो कहे कि आप रिटेल भी खोलना चाहते हो और होलसेल भी खोलना चाहते हो, तो आपको कितना स्पेस चाहिए, या तो मीटर की अगर नापते हो तो मीटर में आपको 15 मीटर स्क्वायर चाहिए, और अगर हम नापते हैं किसमें फीट में तो 162 फीट स्क्वायर चाहिए। तो ये था शेड्यूल एन। तो शेड्यूल एन के बाद में अब हमारे जो अगला शेड्यूल आता है वो आता है शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ, ओ के बाद में पी आता है, P1 आता है, Q, R और S। ओके, S के बाद में अब हम देखेंगे T, U और U1। इसमें दो होते हैं, एक U होता है एक U1 होता है। U के बाद में V, U के बाद में क्या आता है, V आता है, V के बाद में W, फिर X और फाइनली Y। जेड नहीं है, कहीं आप जेड भी सोचो। तो अब हम देखेंगे शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ से हमें क्या याद रखना है, ओ में एक जब हम क्वेश्चन करेंगे एक वर्ड आएगा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो ओ से डायरेक्ट क्या याद रखना है, ओ से आता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड की बात करें तो कौन सा आता है, शेड्यूल ओ। अब डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं जो 3 क्लास में होते हैं। तो इनकी जैसे क्लास की बात करें तो क्लास 1, 2 और 3। अगर क्लास 1, 2, 3 तो इसकी कुछ रेंज होती है। तो ये रेंज होती है, हमें रेंज याद रखनी है। 1 की बात करें तो 18, 2 की बात करें तो 10 और 3 की बात करें तो इसकी रेंज क्या होती है, 5। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जो सालोनेला टाइफी है उसके लिए जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होगा तो वो क्लास 1 का होगा। तो ये देखा हमने डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। अब इसके बाद में हम देखेंगे शेड्यूल पी। ओके, शेड्यूल पी, तो एक तो है शेड्यूल पी और एक है शेड्यूल P1। तो शेड्यूल P1 देखें पहले। तो जैसे शेड्यूल P की बात करें तो P में तो आती है किसी भी चीज की शेल्फ लाइफ। जैसे हम कोई भी जैसे ड्रग्स होती है जिसकी एक्सपायरी पीरियड जो होता है, एक्सपायरी टाइम जो होती है, एक्सपायरी डेट, वो किस में आती है, शेड्यूल P में आती है। और अगर मिनिमम एक्सपायरी डेट की बात करें तो एक तो होती है मिनिमम और एक होती है मैक्सिमम। ओके, तो क्वेश्चन इसमें से आता है कि शेड्यूल P क्या बोलता है कि P किससे रिलेटेड है, सेल्फ लाइफ से। सेल्फ लाइफ की बात करें तो मिनिमम सेल्फ लाइफ कितनी है, तो वो है 14 डेज। ओके, अगर क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है कि मिनिमम हाफ लाइफ कितनी है, तो वो है 14 डेज। और मैक्सिमम हाफ लाइफ की बात करें तो वो है 5 ईयर्स। ओके, तो मिनिमम हाफ लाइफ 14 डेज और मैक्सिमम हाफ लाइफ क्या है, 5 ईयर्स। इसके बाद में बात करें P1 की, तो जैसे P में थी सेल्फ लाइफ या किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ की बात करें, और P1 में होता है पैक साइज। तो पैक साइज जैसे कोई भी ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स की जैसे पैकिंग साइट होती है ना, जैसे बुखार वगैरह गोली लेते हैं तो वो 14 गोलियों का पत्ता आता है, जैसे 14 गोलियों का पत्ता आता है। ऐसे ही अब हम बात करें एंटीप्लेटलेट ड्रग, उनका भी 14 गोलियों का पत्ता आता है। एक गोलियों का मतलब एक पत्ता, उसमें 14 गोली होती है। और बात करें एजिथ्रोमाइसिन की तो उसमें एक 3 गोलियों का एक पत्ता आता है। तो जो हर ड्रग्स है उनकी पैकिंग साइज भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमने देखा पैक साइज। अब क्यू से हमें क्या देखना है कि जो कोलतार फ्लूइड्स हैं वो परमिट होते हैं। तो कोलतार कलर्स, तो कोलतार डाई पूछता है वो, कोलतार डाइज या कोलतार
कलर्स, कोल तार कलर्स से हमें याद रखना है। ओके, कोल तार कलर्स परमिटेड। जो कोल तार डाइज होती हैं, कोल तार कलर्स होते हैं, उनको परमिशन किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलती है? शेड्यूल क्यू के अकॉर्डिंग। तो क्यू के बाद आता है आर। आर में आता है जो मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। आर में क्या आता है? मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। रबर जैसी स्ट्रक्चर भी अगर पूछे तो वो भी इसी में आती हैं, और अगर दूसरा पूछे रबर जैसी स्ट्रक्चर दूसरी किसी में आती है, वो शेड्यूल के में भी आती है और शेड्यूल आर में भी आती है। लेकिन ज्यादा सही अगर पूछा जाए तो शेड्यूल के है। कंडोम्स वगैरह किस में आते हैं? शेड्यूल के में आते हैं। और बात करें एस की, तो एस में आती है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, ठीक है। अब जैसे मैंने कॉस्मेटिक लिखा, अगर कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर की बात करें, राइट, क्या पूछे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर तो हमने किस में देखा था? बताओ किस में हमने देखा था? किस में? शेड्यूल M2 में, राइट। शेड्यूल M2 में देखा था हमने कॉस्मेटिक का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर था। इसके बाद में हम जो कॉस्मेटिक के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं किस में देखते हैं? शेड्यूल एस में। शेड्यूल ए में आता है, शेड्यूल एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर एस फॉर स्टैंडर्ड, एस फॉर कॉस्मेटिक, SC। तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। एस के बाद में होता है टी। तो जैसे हमने शेड्यूल ई पढ़ा था, ई में हमने देखा था पॉइजन, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स। और ऐसे ही अगर आयुर्वेदिक पॉइजन की बात करें तो शेड्यूल क्या याद रखना है? टी। जैसे ई और टी को एक साथ याद करो कि भाई ई में भी पॉइजन है, टी में भी पॉइजन है। ई में एलोपैथिक है, मतलब अलग तरीके की पॉइजन है। और अगर आयुर्वेदिक पॉइजन की बात करें तो शेड्यूल टी। आयुर्वेदिक पॉइजन, आयुर्वेदिक पॉइजन की बात करें तो शेड्यूल टी। यू और U1 इसको एक साथ याद रखना है कि यू और U1 में क्या रखे जाते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड्स। क्या रखे जाते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड्स। किसी भी चीज का अगर हॉस्पिटल में जाएं तो हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, या हम मैन्युफैक्चरिंग साइट पर जाएं या हम एनालिटिकल साइट पर जाएं तो वह हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर यू की बात करें तो यू में जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो रखा जाएगा ड्रग का। ओके, यू और U1, तो यू में ड्रग का रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो यू और U1 इनमें रखा जाता है। इसमें ड्रग का रखा जाता है, ड्रग का रिकॉर्ड, और इसमें रखा जाता है कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक का, इन दोनों के क्या रखे जाते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन क्या आता है कि विच शेड्यूल इज रिलेटेड विद मेडिकल रिकॉर्ड? विच शेड्यूल इज रिलेटेड विद मेडिकल रिकॉर्ड? इसके बाद में वी में शेड्यूल रिलेटेड टू पेटेंट। तो इसमें क्या होता है? रिलेटेड टू पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब होता है अगर हम किसी भी चीज की खोज करते हैं या कोई भी नई चीज बनाते हैं तो हम इस चीज का क्या? पेटेंट करवाते हैं। अब पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, और इस पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी भी चीज, जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे कोई भी चीज, अब कोई भी चीज ले लो कि कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उस चीज का क्या है? हम पेटेंट करवा लेते हैं। जैसे पेटेंट करवा लिया, तो पेटेंट करवाने का मतलब है हमारे पेटेंट करवाने के बाद उस चीज को इस देश में कोई नहीं बनाएगा। जैसे हमने इंडिया में किस चीज का पेटेंट करवा रखा है तो उस चीज को कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। तो उस चीज को कोई नहीं बना सकता है, केवल उस वही आदमी बनाएगा जिस आदमी ने पेटेंट करवाया है। पेटेंट की अवधि 5 साल होती है, तो 5 साल तक उस चीज को केवल जिसने पेटेंट करवाया वही बनवा सकता है और कोई नहीं बनवा सकता। इसलिए हमने देखा होगा कि कई बार नामों की सिमिलरिटी मिलती है, मतलब एक एक अक्षर, एक एक मीनिंग की
मीनिंग का डिफरेंस होता है। बाकी चीज ना, किसी चीज का नाम होता है, तो नाम क्या होता है, जैसे किसी ने पेटेंट करवा लिया, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो क्या करते हैं लोग उस चीज का रिजेंबल करते हैं, उसके जैसी ही चीज बना लेते हैं, उसके जैसा नाम रख लेते हैं। तो क्या होता है कि वो वही नाम नहीं रख सकते। जैसे रेनबैक्सी कोई प्रोडक्ट है और रेनबैक्सी ने वो बनाया है, तो रेनबैक्सी ही उस चीज को बनाएगी। अगर नाम की बात करें तो रेनबैक्सी जो नाम देगी, जैसे हम बात करें कि जैसे कॉम्बी फ्लेम है, जैसे हम एग्जांपल ले कॉम्बी फ्लेम, तो कॉम्बी फ्लेम एक जेनेरिक नेम है, एक ब्रांड नेम है। तो अगर कोई दूसरी कंपनी है कॉम्बी फ्लेम कभी नहीं बना सकती, क्योंकि उस चीज का पेटेंट जो कॉम्बी फ्लेम वाली कंपनी है उसने लिया हुआ है। अगर वो बनाएगी तो कॉम्बी फ्लॉम बना देगी, कॉम्बा फ्लम बना देगी, लेकिन कॉम्बी फ्लेम नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि उस चीज का पेटेंट किसने लिया हुआ है, उस चीज का पेटेंट किसने, जो कॉम्बी फ्लेम बना रही है उस कंपनी ने लिया हुआ है। पेटेंट की अवधि भारत में कितनी साल है, 20 साल है। ठीक है, इसके बाद में आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में जो भी ड्रग जेनेरिक नेम आते हैं ड्रग्स के जो जेनेरिक नेम्स के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स देते हैं वो आती है शेड्यूल डब्ल्यू में। और एक्स की बात करें तो एक्स में आती हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, एक्स में आती हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं। अब बात करें हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की, तो इसमें जो ओपीएम कोका प्रोडक्ट की बात करें, या जैसे नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे हम एक एक एग्जांपल लिखें, या तो ओपीएम कोका और कैनाबिस प्रोडक्ट। ओपीएम कोका और कैनाबिस प्रोडक्ट की बात करें तो वो किस में आते हैं, वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं। और इसके अलावा जैसे जो हम देखते हैं साइकोट्रोपिक, इसमें एम्फेटामाइन है, बेंजोडाइजेपाइंस है, बारबिचुरेट है, ये सब किस में आते हैं, शेड्यूल एक्स में आते हैं। तो एक्स में दो तरीके से चीज आते हैं, जैसे दो तरीके की चीजें आती है। अगर बात करें प्लांट ड्रग की तो मॉर्फिन, कोडीन, जैसे ओपीएम कोका और कैनाबिस प्रोडक्ट, ओपीएम कोका और कैनाबिस प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी शेड्यूल एक्स में ही आएंगी। इसके अलावा डायजेपाम, बेंजोडाइजेपाइंस और बारबिचुरेट, लाइसर्जिक एसिड वगैरह जैसे ड्रग आएंगी तो वो भी शेड्यूल एक्स में ही आएंगी। अब एक जो फाइनल जो शेड्यूल आता है वो आता है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में हमको एक ही वर्ड याद रखना है, वाई फॉर क्लिनिकल ट्रायल। ओके, हमें क्या याद रखना है, वाई फॉर क्लिनिकल ट्रायल। तो जो क्लिनिकल ट्रायल से जो रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल होगी, कोई भी नई ड्रग आती है तो उसका क्या होता है, ट्रायल होता है। तो जो ट्रायल की जो क्लिनिकल ट्रायल किस में आता है, शेड्यूल वाई में। ओके, शेड्यूल वाई में आता है क्लिनिकल ट्रायल। जैसे कोई नई ड्रग हुई उसकी क्या रिसर्च चलती है, तो पहले हम एनिमल पे रिसर्च करते हैं। एनिमल से पहले अगर देखें तो इन विट्रो, जैसे लैब में हमने बनाई तो लैब में उसका रिसर्च किया, इसके बाद में हम उसका ट्रायल करते हैं। तो ट्रायल में पहले हम एनिमल पे ट्राई करते हैं कि भाई एनिमल पे उसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या कौन सी एक्टिविटी बढ़ी, कौन सी नहीं बढ़ी। जैसे हम कोई भी ड्रग बनाते हैं उसका ट्रायल करते हैं। और अगर बात करें अगर ह्यूमन ट्रायल की, तो अगर किसी भी आदमी के ऊपर हमको ट्राई करना हो तो वो किस में आता है, क्लिनिकल ट्रायल में आता है। और क्लिनिकल ट्रायल इसी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक अगला टॉपिक है, वो हम देखेंगे। तो अब तक हमने कौन कौन से शेड्यूल देखे, ये हमारे शेड्यूल कंप्लीट हुए, ये था हमारे शेड्यूल। तो अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।